आज से है फरवरी सीरीज की शुरुआत। दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन संकेत, लेकिन कल है बजट और उससे पहले की तैयारी। एक्शन भरपूर, नतीजों की है लंबी लिस्ट। कल देर शाम आए वो भी और आज की भी, तो पूरे एक्शन पैक दिन के लिए हो जाइए तैयार। भले हफ्ते का आखिरी दिन है, लेकिन जबरदस्त एक्शन बाजारों में रहने वाला है। तो शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सर, फील नहीं हो रहा कि वीकेंड आ रहा है, लग रहा है कि अब तो काम और बढ़ने वाला है। एब्सोल्युटली। और इस वीकेंड पे तो वैसे भी आप और हमें ऑफिस आना ही है, काम करना ही है। बिल्कुल, बजट की बड़ी तैयारियां हैं। और जब वित्त मंत्री कह रही कि ऐतिहासिक बजट होगा, जी, तो मान कर चल रहे कि ऐतिहासिक बजट होगा और बहुत कुछ होगा। तो बजट की पूरी तैयारी बाजार की भी और बिजनेस की भी बिल्कुल चल रही है, और आज उसी लिहाज से एक्शन पूरा रहने वाला है। बिल्कुल सर, और सीरीज की भी शुरुआत है, तो जानेंगे अनिल जी से कि किस तरह का सेटअप रहेगा और साथ ही बाजार में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। सर, सबसे पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स क्या हैं। आज के ट्रिगर्स में अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी हुई है और उम्मीद से कहीं बेहतर। भारतीय बाजारों से बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, लेकिन उसके विपरीत 300 पॉइंट मजबूत बंद हुए और एक वक्त तो 600 पॉइंट से ज्यादा की तेजी डाउ में दिख रही थी, 650 पॉइंट की। वहां से थोड़े फिसल कर आखिरी घंटे में 300 अंक फिर भी मजबूती के साथ बंद हुए। तो ये एक बड़ा संकेत है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स थोड़े लाल निशान में इस वक्त ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज होती दिख रही है और दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी आपको इकोनॉमिक सर्वे पेश होता हुआ नजर आएगा, और तब हम आपके साथ फिर से होंगे और इकोनॉमिक सर्वे की बारीकियां हमारे बाजार के दिग्गजों के साथ आपको बताएंगे और उससे संकेत लेने की कोशिश करेंगे कि आगे बजट में क्या कुछ होने की संभावनाएं बनती है। लंबी लिस्टें नतीजों की, 8 कंपनियां निफ्टी की है और 9 कंपनियां वायदा कारोबार की। तो कुल मिलाकर 17 वायदा कारोबार की कंपनियों के नतीजे हैं। और कैश मार्केट की लिस्ट देखेंगे तो 500 से ज़्यादा कंपनियों के नंबर्स आपको आ जाते हुए दिखेंगे। तो हर वक्त रिजल्ट्स की बौछार आप पर होने वाली है। बस आपके काम के रिजल्ट्स पर आप नज़र बनाए रखें, अदरवाइज आएंगे ढेर सारे। एक और नया खिलाड़ी अपनी पारी की शुरुआत करने की तैयारी में। आज से IRFC, रेलवे की ये फाइनेंस कंपनी जी, आज लिस्ट होने जा रही है। 3.5 गुना इशू बढ़ा था, 26 रुपए की इशू प्राइस। थोड़ी देर में करेंगे विश्लेषण। बिल्कुल सर, तो ढेरों क्यूज हैं और इसके बीच आगे का सेटअप समझेंगे, बट थोड़ा अगर डायग्नोसिस कर लें कल की एक्सपायरी का दिन था, तो वो वॉलेटिलिटी तो सर 3-4 दिनों से दिख ही रही थी, पर कल कुछ ज्यादा ही वॉलेटिलिटी आती हुई दिखी। कोशिश बाजार ने करी पर सस्टेन नहीं हुआ। किस तरह से देखें उस एक्शन को और ये हमें आज के लिए क्या समझा रहा है, स्पेशली जो जैसे क्यूज? जी, अगर आप ये देखेंगे कि पिछली कुछ एक्सपायरीज के लिहाज से देखेंगे तो आपको लगेगा कल काफी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन पिछले 4-5 दिन देखेंगे तो फिर आपको ज्यादा नहीं लगेगी। और कल इस वॉलेटिलिटी के संकेत बेहद साफ थे। 0.89 पुट कॉल रेशियो, हम यही बात कर रहे थे कि अब निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग तगड़ी आएगी और अच्छी आएगी। अब वो कब आएगी? वो 9:15 बजे आती है, दोपहर में 12 बजे आती है, 2-2:30 बजे के बाद आती है, वही आपको पता करना था। और कल मैं ट्वीट पर पढ़ रहा था कि काफ़ी लोग मैसेज भी भेजे थे कि अरे वो आपने 2-2:30 बजे जो कहा कि बड़ी तेज शॉर्ट कवरिंग है, डेटा रीडिंग। एक्चुअली इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। और कल की 2:30 बजे की शॉर्ट कवरिंग को प्रेडिक्ट करना सबसे आसान काम था मेरे लिए। अच्छा, सबसे आसान काम कल था। अब मैं उसका कारण बता देता हूँ। ये एक्सपीरियंस से और अनुभव से आता है। हमारा डेटा साफ बोल रहा है शॉर्ट कवरिंग आएगी जी। 1 के नीचे का पुट कॉल रेशियो तेजी के मार्केट में। अब अगर 2 बजे तक नहीं आई, 2:30 बजे तक नहीं, तो अब आएगी ना, अब आएगी। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? आपको डेटा के साथ टाइमिंग जी, और जब आपके हाथ में पूरा सेशन निकल गया, हाथी निकल गया, पूंछ ही तो पकड़नी है। अब उसमें आप सोचोगे कहां से पकड़ूं? तो जब 2:30 बजे अपने को पता है कि अभी बस ये हाथी निकलने वाला है, इसको पकड़ लो, तो यहां शॉर्ट कवरिंग आनी और डेटा दिखा रहा है। और इसीलिए, और अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि डीप डेटा बैंक निफ्टी का ही दिखा रहा था शॉर्ट कवरिंग का। इसलिए हम ये कह भी रहे थे निफ्टी में 13,800 के ऊपर ज्यादा दिख नहीं रहा, मुश्किल से 13,820-25 पर बंद हुआ। तो आप डेटा और टाइमिंग को साथ में मिक्स करें, ये चीजें शायद देखते देखते अनुभव से आती हैं। मैं भी ऐसे ही सीख रहा हूं। तो इसलिए कल जो कॉन्फिडेंस बढ़ा ना, उसके पीछे कारण सिंपल था कि पूरे दिन भर नहीं हुआ ना, अब तैयारी है और उसके ऊपर डेटा आपको थोड़ा सपोर्ट करे। हाँ, यही अगर 30,000 के नीचे बैंक निफ्टी बना होता तो शायद मैं ये व्यू नहीं देता। लेकिन जब 30,000 के ऊपर बना हुआ है और मेरे समय से पहले उसके ऊपर टिका हुआ है, शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कोई ग्रेट काम किया है, आसानी से हो गया एक्चुअली। नहीं सर, पर आपने सही समय पे शॉर्ट्स भी कटवा दिए थे। हाँ, ये चीज मैं जरूर कहूंगा। पिछले 2 या 3 दिनों में सोमवार से लेकर 5 शॉर्ट कॉल थे जी, और 5 में टारगेट हिट हुए हैं कैनरा बैंक से लेकर। और आमतौर पर मैं इस तरह के मार्केट में शॉर्ट कॉल देने से परहेज करता हूं कि ताकि लोगों का ऐसा ना हो कि मूड माहौल बिगड़े या बदले, कि अरे ये सब कुछ खराब हो रहा है।
लेकिन शॉर्ट्स को सही वक्त पर काटना भी उतना ही जरूरी है। और exactly. वो 2, सवा 2, 2:30 बजे के आसपास हमने जो खोल करवा लिया, दिए थे। कभी कभी हो जाता है, ठीक है। नहीं सर, दोनों तरफ के फिर मौके भी बन गए इन्वेस्टर्स के लिए, और सही समय पर आपने एग्जिट की भी सलाह दे दी। पर सर, बजट सेशन शुरू हो रहा है, तो उस हिसाब से अब क्या अप्रोच होनी चाहिए बजट से एक दिन पहले का जो आज ट्रेडिंग सेशन रहेगा? देखिए, पहली चीज तो आप एक काम करें, आपसे मतलब हमारे सारे दर्शकों, आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश मत करें कि बजट में क्या होगा और बजट क्या आएगा और बजट के बाद मार्केट क्या होगा। न मुझे पता है, न आपको पता है, जिसको पता है उसको मुझे नहीं मालूम, वो एफएम है। ठीक है, सही बात है। आपको बजट को कैसे अप्रोच करना है ये आना चाहिए, और बजट को आपको अप्रोच इस हिसाब से नहीं करना है कि बजट अच्छा होगा या खराब होगा। ठीक है, आपको अप्रोच बजट इस हिसाब से करना है कि अच्छा होगा तो मेरे लिए क्या, और खराब होगा तो मेरे लिए क्या। तो आप अच्छा खराब दोनों तरह से हो सकता है। अगर आप शॉर्ट हैं और बजट अच्छा गया तो आपके लिए खराब है, और आप लॉन्ग और अच्छा गया तो आपके लिए खराब है। ठीक है, तो आपको बजट का विश्लेषण करने के बजाय, बजट पर व्यू और डायरेक्शन लेने के बजाय, आपको अपनी पोजीशन पर व्यू लेना है कि मेरी जो पोजीशन है उस पोजीशन के विपरीत अगर बजट आया जी, तो मैं कितना संभाल सकता हूं। बस यही एक सेंटेंस, यही काम का है ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए एक ही सेंटेंस काम है। इन्वेस्टर्स, आपको बजट के दिन खरीदना है, 100% खरीदना है। बेस्ट तरीका बताता हूं जी। जिन लोगों को एसआईपी करनी है ना, वो एक अपनी एसआईपी सोमवार की क्लोजिंग प्राइस पे रख दे, एक इंस्टॉलमेंट रख दे, ऊपर हुआ तो भी, नीचे जो हुआ भी तो हो, जो डजंट मैटर, जो भी हो, आपको एक सोमवार के दिन आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। डन। अगर बजट उम्मीदों के मुताबिक नहीं है, वित्त मंत्री कह रही है ऐतिहासिक होगा, तो सोमवार को ही गिर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मंगलवार और गिर लेगा। 2 दिन के बाद आप बजट भूल जाएंगे, वो बजट का जो इम्पैक्ट फिर वापस हम डाउ फ्यूचर्स जी। ठीक है, जो पुरानी आदत है। तो ऐसी सिचुएशन में सोमवार मंगलवार 2 दिन आपका पैसा जाना चाहिए। अंडरस्टूड। अच्छा आया तो, और चाल पकड़ रहा है तो जाना ही चाहिए। फिर आपको वापस ग्लोबल मार्केट्स देखना है एक 2 दिन बाद। सोम मंगल के बाद मुझे नहीं लगता कि, और मंगलवार भी मैं इसलिए कह रहा हूँ देव, कि आमतौर पर एक सेशन बाद कई सारी वो फाइन प्रिंट्स आती है, और कई सारे अंदर बहुत सारी चीजें निकलती है ना पिटारे में से कि अरे इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। तो वो देखने के बाद मंगलवार के बाद व्यू क्लियर। लेकिन मुझे लगता है ये बजट अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं आया तो सोमवार और मंगलवार को पैसा लगाने का बेहतरीन मौका, अच्छा मौका है, और वो छोड़ना नहीं है, वो छोड़ना नहीं। देखिए, अगर ये बुल मार्केट बेयर मार्केट में हो जाए फिर तो ये तो देखो, आप कुछ भी करो, गलत होना है, खराब होना हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होना है। आप बहुत अच्छी बात है कि ऊपर से 1000 पॉइंट गिर चुके हैं जी, सपोर्ट रेंज में आ गए जी, और इससे बढ़िया फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सोमवार और मंगलवार को पैसा लगाने की तैयारी रखनी चाहिए। अगर आपका व्यू 6 महीने साल भर का है तो आप डरिए घबराइए मत, लेकिन आप ट्रेडिंग के लिहाज से अगर पोजीशन ले रहे हैं बजट पे, तो आप ये समझ के चलिए कि आपके लिए बजट खराब है, चाहे आप शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है, कुछ भी हो सकता है। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये बजट के दिन है ना, वो खतरों के खिलाड़ी, शूरवीर लोगों का ही काम है। और खतरों के खिलाड़ी आप देखते भी हैं तो वहां पर सारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं। यहाँ कोई ऐसे सेफ्टी फीचर्स है, एक छोटा सा है सेफ्टी के नाम पे स्टॉप लॉस, वो भी जिस तरह कल देखा आपने बैंक निफ्टी, देखा, किसी का ट्रिगर ही नहीं हुआ। 30,050 से 30,275 सीधा नजर आया स्क्रीन पे, बीच में किसके ट्रिगर हुए किसके नहीं हुए भगवान जाने। तो और ये तो नॉर्मल डे था एक्सपायरी का, बजट डे नहीं। बजट के दिन आप स्टॉप लॉस लगाएं भी ट्रिगर ना हो तो इसलिए सावधानी रखना जरूरी है। बस आप अपनी पोजीशन का ध्यान रखिए, बजट का ध्यान वित्त मंत्री रख लेगी, बाजार अपना ध्यान खुद रख लेगा, और बाकी विश्लेषण करने के लिए मैं और हमारी पूरी टीम है आपके साथ। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो बजट के लिए स्पेशली इन्वेस्टर्स एक अच्छा मौका होगा फ्रेश निवेश करने का, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी बिल्कुल भी ना सोचे कि मुझे बजट के पहले बुक करके निकल जाना है, भेजना, बिल्कुल नहीं। आपका जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक में आपने 1 से 3 साल के लिए लिया है, 6 महीने के लिए, सोचिए मत, पड़ा रहने दीजिए। डन सर, बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ कि बजट के बेसिस पे आपको कुछ नहीं बेचना। एक झटका आ सकता है बजट के दिन, उस झटके में आपको खरीदना है। अंडरस्टूड सर। सीरीज के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? देखो, फरवरी की सीरीज में ना मैं पास डेटा पे बहुत जाता नहीं दी। उसका रीज़न ये कि 3-4 सीरीज से शायद हुआ होगा कि फरवरी से बजट, पहली फरवरी से बजट आने 17 हाँ, तो आज ये 4 सीरीज होगी, 17, 18, 19, 20, ये 5वां होगा। तो इसके पहले के साल मेरे लिए मायने नहीं रखते। ओके, तो प्री बजट और पोस्ट बजट सीरीज में बड़ा फर्क है जी, करेक्ट।
पहले फरवरी की सीरीज प्री बजट सीरीज हुआ करती जी, थी बिल्कुल। और अब फरवरी की सीरीज पोस्ट बजट पोस्ट बजट हो गई। तो 2017 के बाद से अगर आप देखेंगे मार्केट को जी। फरवरी सीरीज में तो कोई ऐसा तोड़फोड़ रिटर्न ऐसा कुछ आते नहीं है। जी। तो बजट को देखते हुए कोई आप बड़े अति उत्साहित हो गए। मुझे एक ही चीज अच्छी लग रही है जी सर। वो ये कि ये सीरीज जनवरी वाली हम 150-200 पॉइंट निफ्टी पर नीचे बंद हुए हैं। बजट में जाने से पहले थोड़े हल्के, मैं तो आज भी चाहता हूं कि आज 14,000 के ऊपर बंदी ना हो, नहीं हो ना चाहिए ही नहीं मुझे। बजट में जितना आप हल्के जाएंगे उतना बढ़िया। सही बात है। देखो अगर बहुत जोश में जाएंगे और बजट खराब आ गया तो साल भर अफसोस करेंगे। जी, हल्के होके जाएंगे, बजट थोड़ा भी अच्छा आ गया तो आपको साल भर खुशी मौका मनानी मिल है। गया। तो जितने हल्के होकर बजट के पहले बजट में रहेंगे मार्केट, उतना मार्केट के लिए अच्छा है। अंडरस्टूड। तो मेरा कॉल ये है कि शायद आज हम 14,000 के ऊपर बंद ना हो, ना हो। ओके। ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं, लेट्स सी। और उससे आप खुश होंगे? हाँ, उससे कोई तकलीफ उससे नहीं, कोई मुझे तकलीफ कोई नहीं। तकलीफ नहीं। Understood। आमतौर पर मैं चाहता हूँ कि बढ़िया, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं उससे, कि ठीक है। ठीक है सर। आज तो इकोनॉमिक सर्वे भी आ रहा है सर, तो वहां पर भी नजर रखें। उसकी तरफ से आज के सेशन में भी थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है? नहीं, इकोनॉमिक सर्वे उससे उतना नहीं, वो रीति रिवाज है पुराने, मना लेनी चाहिए हमें। बिल्कुल सर। बाकी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पहले हम भी जब नया नया पढ़ाई करके जब अपना प्रोफेशन शुरू किया, जर्नलिज्म शुरू किया, तो हम सोचते ओ इकोनॉमिक सर्वे कुछ तो ऐसा होगा। कुछ कुछ चीज़ें बढ़िया आती है जी, जिस पर हमें फोकस करना है। बाकी मतलब उसमें से ये है कि वही कि आपको अपनी काम की चीज़ निकाल लेनी इकोनॉमिक सर्वे जी। से, और वो निकालने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल होगा हमारे साथ। तो हम आपको दोपहर में बता भी देंगे। 12 बजे से मैं दीप भी होंगे आपके साथ में, स्वागत भट्टाचार्य साहब होंगे, अजय बग्गा साहब भी होंगे, बाकी हमारे खास मेहमान होंगे, विजय मंत्री साहब, संदीप जी वगैरह सब लोग होंगे, सुमित जी भी हैं। तो हम आपको इकोनॉमिक सर्वे के बेस पे जो कुछ भी खास आने वाला है वो हम आपको वो बता देंगे। ठीक है सर। आज नई लिस्टिंग होगी सर, उस पर भी चर्चा करनी है आपके साथ, तो बाकी एक्शन भी समझना है। तो आज के फिर क्यूज बताएं सर, कैसे रीड? ग्लोबल पॉजिटिव है जी। अब आप देखिए, डाउ को देखें दीप, क्लोजिंग से देखें तो 300 बढ़ा है, ऊपर से देखें तो 350 घटा है। डाउ फ्यूचर्स के 100 नीचे से देखें तो 400 बढ़ा है जी, और ऊपर से देखें तो 350 घटा है। आपको जैसे देखना है ऐसे। फिर भी 150 पॉइंट फ्यूचर्स भी नीचे हैं। जी, तो थोड़ा पॉजिटिव से हल्का सा न्यूट्रल साइड, न्यूट्रल से पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन है तो पॉजिटिव नेट नेट। अंडरस्टूड। एफआईज के नेगेटिव है, घरेलू फंड्स के पॉजिटिव है, लेकिन इन दो डेटा में ज़्यादा पढ़िए मत, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। वायदा कारोबार के डेटा न्यूट्रल हैं, पॉजिटिव से न्यूट्रल हुए हैं ये। सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड न्यूट्रल है। सेंटीमेंट नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ है। सेंटीमेंट नेगेटिव से न्यूट्रल हुआ है। जी। ठीक है सर। रेंज फिर क्या नकल कर आ रही है नई सीरीज आज? तो 13,700 13,825 आज एक ही सपोर्ट जोन दिया है जी। आज मैंने डेटा कम दिए दीप कंपेरेटिवली, आप देखना आगे। 13,700 13,825 निफ्टी का सपोर्ट जोन है। लगता नहीं टूटेगा, गैप से खुलने के बाद आ सकता है नीचे, लेकिन टूटेगा मुश्किल है। 13,650 मैक्सिमम, 13,925 13,975 ऊपरी रेंज है मेरे लिए। ठीक है, लगता नहीं ये पार होनी चाहिए। ओके। ये पार होगी तो आज और कल के बीच में जहां आप इस करेक्शन के बाद रिकवरी में ऊपर जाकर बजट के पहले रुकेंगे, वो है 14,200 14,250। कुछ भी कर लो, ये कल 11 बजे के पहले आपसे पार नहीं होगा। अच्छा, मंडे 11 बजे के पहले, वही मंडे, कल मतलब मंडे, हाँ वही मंडे तक मैक्सिमम 14,200 14,250 मैक्सिमम। भले आप डाउ फ्यूचर्स अभी 300 ऊपर कर लो, तब भी 14,200 14,250 आपके बजट के पहले का माउंट एवरेस्ट है। अंडरस्टूड। लेकिन उससे पहले 13,925 13,975 ही पार हो जाए और 14,000 के ऊपर टिक जाए, तो ये 14,000 के ऊपर टिकने पर है। तो ये भी एकेडमिक रेंज है, काम की नहीं है। काम की नहीं। लगता नहीं कि हम 14,000 के ऊपर बहुत टिकेंगे। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 30,050 30,175 तुरंत सपोर्ट जोन है। उसके नीचे 29,700 29,850 का सपोर्ट निकल कर आता है, जो कल के लोअर लेवल के आसपास के हैं। ऊपर 30,725 30,850 ये ऊपर की रेंज है, और 31,000 31,175 यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है 31,200 को पार करेगा बजट से पहले। बैंक निफ्टी संभावना कम है। ओके। 31,000 31,200 परफेक्ट सेलिंग जोन आपका बनेगा बजट से पहले। ठीक है सर। छोटी रेंज दिन की 13,800 13,925, मीडियम रेंज 13,700 13,725, जो भी मान ले 13,975, बस ओके। रेंज कम कर, रेंज कम है आज के लिए। ठीक है जबकि 5 दिनों के इतिहास को देखें तो रेंज होनी चाहिए, लेकिन आज मुझे लगता है ये रेंज पे देखते हैं, इसके बाहर कहीं निकलता है क्या। 25 पॉइंट और गिन ले ज़्यादा से ज़्यादा, 13,700 14,000 बस। ओके। हाँ, ये 300 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करना चाहिए। ओके सर, ठीक है। तो ये तो रही बाजार की। अब इसमें एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दीप, कि आमतौर पर मैंने ये नोटिस किया है
कि जब भी मैं रेंज छोटी करने की कोशिश करता हूँ या जब मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ कि इससे नहीं निकलेगा, उस दिन बाजार में मुझे समझा देता है कि तुम गलत, हो सकता है मैं कल अपनी गलती मान लूँ। आज एक लेवल दिया इसलिए। लेकिन हाँ, आज मुझे जो लग रहा है, मतलब सी आई हैव ऑल द राइट्स टू गो रॉन्ग। जी वो तो सर होता ही है। तो ठीक है, लेकिन लग रहा है, जो लग रहा है डेटा पे वही बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं सर, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखें डेटा रीडिंग का तो सर चांसेस टू गो रॉन्ग बहुत मिनिमल दिखते हैं। अच्छा सर, बैंक निफ्टी, हाँ, 30,175, 30,725 ये बैंक निफ्टी की छोटी रेंज है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 30,500 के ऊपर ही खुलेंगे अपने। ओके, ठीक है ना। 30,000, 30,850 मीडियम, 29,700, 31,000 ये बड़ी रेंज। ठीक। यहाँ 3 बड़ी रेंज बैंक निफ्टी पे चाहिए। बैंक निफ्टी के मूव भी बढ़े हैं 3 दिनों में, 1000, 900 और 700 पॉइंट से ज़्यादा का मूव आया है। तो गिरावट में भी बैंक निफ्टी आगे था, रिकवरी में भी बैंक निफ्टी आगे, और अभी भी वैसा ही ट्रैक्शन। मेरे को इसलिए बैंक निफ्टी पसंद आता है, वो कहना मानता है एक्चुअली। ज़्यादा predictable। मतलब आप अब देखें, सेम जैसे डेटा मुझे बैंक निफ्टी के मिले, वैसे निफ्टी मिल जाए तो मैं निफ्टी भी बोलता जी कि 100-150 पॉइंट ऐसा भागेगा, शॉर्ट करेंगे, लेकिन दिखते ही नहीं ना। इसलिए बैंक निफ्टी का कल जब डेटा बन रहा है कि 30,000 के ऊपर भागेगा मिनटों में 300 पॉइंट, तो वो मजा है बैंक निफ्टी का। बिल्कुल सर। पोजीशंस कैसी हैं फिर एफआईएस की? थोड़ी सी बड़ी है लॉन्ग पोजीशन। इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन जो है नेट वाली नहीं है, ये ग्रोस लॉन्ग पोजीशन है। 62%, 3% बढ़कर आई है। पुट कॉल रेशो कंफर्टेबल है। सीरीज की शुरुआत में 1.34, कोई दिक्कत नहीं है, न ओवरसोल्ड न ओवरबोट। विक्स अनचेंज वहीं का वहीं है, 24.25, 24.5 के आसपास। ठीक है सर। अब एग्जिस्टिंग पोजीशंस के बारे में बताएं। 13,700 ओके, एक ही स्टॉप लॉस है, इंट्राडे क्लोजिंग 13,700। अब चूंकि आप खुल रहे हैं ऊपर, अब आपको अगर छोटा करना है स्टॉप लॉस गैप से खुलने के बाद, तो 13,800 कर सकते हैं, अपनी रिस्क कम रखनी है तो। बाकी 13,700 से स्टॉप लॉस है। ओके, रिस्क कम रखनी 13,800, अदरवाइज 13,700। ठीक है। बैंक निफ्टी छोटा ही दे रहा हूँ, 30,000, ओके, वो भी बड़ा हो जाएगा। अब गैप से खुलने के बाद आपको बैंक निफ्टी में भी अगर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर खींचना है, तो आप क्या करेंगे फिर? 30,250 कर सकते हैं। उसके बाद अगर 30,500 पार हो गया हो जाए तो बाद में 30,250 पे ले आए, अभी 30,000। शॉर्ट साइड पर ऐसा 14,000 क्लियर कट इंट्राडे क्लोजिंग। और बैंक निफ्टी पर छोटे ही दे रहा हूँ, 30,500 खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा। 30,500 ट्रिगर हो जाएगा आपको खुलते ही बैंक निफ्टी पे। क्लोजिंग बेसिस पर भी 30,500। 30,500, ठीक है सर। नई पोजीशंस कैसे बनाए? 13,700 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, बाद में स्टॉप लॉस को 13,800 पे ले आइए, 13,925, 13,975, 14,000, और एक बेस्ट केस सिनेरियो में 14,050 एक और रख लेते। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बैंक और निफ्टी बेचने की बेस्ट रेंज जो है वो मैं देता हूँ 14,200, 14,250। अब ये तो मुंगेरी लाल वाला मामला है कि 400 पॉइंट थोड़ी बढ़ने वाला है कि हम ये बोले कि 14,200 में बेचे। तो फिर जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनको 13,975, 14,050 की रेंज में बेचना चाहिए। अगर 150, 200, 150, पौने 200, 200 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर खुले तो तुरंत बेचना चाहिए, तुरंत बेचना चाहिए। गैप का यूज करें। गैप का यूज करें, ठीक है, तुरंत बेचना चाहिए। ठीक है। ये होगी आपकी 14,000 के आसपास की बिक वाली की जी। 13,975, 14,050, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट आपका 14,100 का होगा। ओके, 13,925, 900, 825 और 725 ये टारगेट होंगे नीचे आपके बैंक निफ्टी पर, जहां के लिए आपको करनी है बिक वाली। ठीक है सर। और बैंक निफ्टी जी, बैंक निफ्टी खरीदना है दीप, स्टॉप लॉस 30,000 का लगाइए जी, और बाद में इसको खींचकर 30,250 करेंगे, 30,500, 30,600, 30,725, 30,850, 30,950 ये वो सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। शॉर्ट करने के लिए बेस्ट रेंज है 31,000, 31,200। इस रेंज में आए तो जरूर करिएगा, ठीक है। एक बार तो चांस लीजिए, डरिए मत। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं और वहां तक का इंतजार नहीं करना चाहते तो 30,850 से मूड बना सकते हैं। 30,850, 30,950, 31,000 इस रेंज में थोड़ा थोड़ा बेचते चलो, वहां पर बेच सकते हैं एक बार, कोई इशू नहीं। देखिए बैंक निफ्टी भी आप है ना 29,700 से रिकवरी दिखाएगा, 31,000 तक आ जाता है, 1,300 पॉइंट की रिकवरी, कम नहीं। 32,800 का हाई है जी, और 29,700, 3,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट के बाद 1,300 पॉइंट की, 1,200 पॉइंट की रिकवरी, गुड, 1/3 बेच दो, वहां पर बेच सकते हैं। तो 31,000, 31,200 ठीक है, लेकिन 30,850, 30,950 में अगर आप बेचते भी तभी स्टॉप लॉस दूर है, यहाँ पर स्टॉप लॉस 31,200 का ही निकलेगा। तो वो आप रिस्क समझ के बेचिएगा। ठीक है। 30,725, 30,600, 30,500, 30,350 और 30,200 तक वापस आपको मिल सकता है, जहां पर आपको शॉर्ट कवर करना है। अंडरस्टूड सर। आज एक ही दिए रे बेचने की। पर सर बेसिक पॉइंट है कि अगर गैप अप, अच्छा गैप अप मिले तो वो सेलिंग का मौका है। पहला पहला आपकी लॉन्ग पोजीशन में फंसे हैं तो वो निकलने का मौका है। ओके,
वो काम तो कर ही लीजिए बजट के पहले। दूसरा, अगर बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो खाली दिन के लिए बेचिए, इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए। समझ गए सर। वायदा कारोबार बैन, ऑब्वियसली सीरीज की शुरुआत है तो कोई होगा सेल नहीं। आया ना, सेल बाहर बाहर आ गया। बाहर आया, हाँ। तो एंट्री तो किसी के नहीं है, बाहर आपको सेल दिख रहा है। अच्छा सर, डेटा समझाइए, कैसे रीड करें FIS-DIS का एक्शन? 3700 करोड़ के कैश में बिकवाली है, 1400 करोड़ के इंडेक्स भी बेच डाले हैं, 900 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे। लेकिन कल एक्सपायरी का एडजस्टमेंट बहुत होता है, तो इस डेटा में हमें बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा। मुझे 3700 करोड़ की बिकवाली से कोई डर भी नहीं है। बड़ा फिगर है, लेकिन ठीक है, एक्सपायरी के वक्त है ना, आपने पिछली दो तीन सीरीज में देखे भी ना, एक्सपायरी के वक्त बड़े फिगर बाय के भी तो आते हैं। हाँ। तो तेजी का मूड माहौल है तो बड़े बाय के फिगर आ जाते हैं, मंदी का माहौल है तो बड़े से कोई खास बात नहीं। कल के डेटा को, और ऐसा ये लोकल फंड ने जो 1700 करोड़ का खरीदा है, इससे बहुत खुश मत होइए। ये आज फिर बेच देंगे, भरोसा थोड़ी इनका। ये एक्सपायरी वाले एडजस्टमेंट इनको छोड़ दीजिए, ये इस डेटा में ज्यादा नहीं पड़ना है। सिंपल। 47 करोड़ का ऑप्शन पहले दिन कौन, मतलब सीरीज के आखिरी दिन कौन खरीदता है? ये सब एडजस्टमेंट वाले हैं, तो इनमें बहुत सारी चीजें हैं, वो इतने डिटेल में जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। इसको एक दिन के इस डेटा को छोड़ दिए, इससे कोई मूड माहौल मत बनाए कि FIS ने बहुत बेच दिया या घरेलू फंड अचानक से मैदान में कूद पड़े। बाद में देखते हैं, आज से देखते हैं। ठीक है। वायदा कारोबार में डेटा बहुत ही छोटे, इस सीरीज में इतनी हल्की पोजीशन के साथ शुरुआत हो रही है। आप देखिए, 14,000 के कॉल पे 19 लाख शेयर, 13 लाख शेयर हैं क्या? 13,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 9 लाख शेयरों का। मैं इसमें क्या डेटा एनालिसिस, जब डेटा ही नहीं है। 9-10 लाख शेयरों में कुछ नहीं होता। बैंक निफ्टी में देखिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 3 लाख और 4 लाख शेयर। 3-4 लाख शेयर हमारे एक्सपायरी के दिन ट्रेडर ना ऐसे झटकों में ट्रेड कर जाते हैं। कल भी 25-25, 20-20 लाख एक स्ट्राइक पर उनके ओपन इंटरेस्ट होते हैं। तो डेटा बहुत कम है, इसलिए पढ़ने की जरूरत है। बाकी लेवल्स में आपको सब बता ही चुका हूँ। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल हो गया। हाँ, एक चीज बतानी चाहिए और जी, बैंक निफ्टी पर प्रीमियम बहुत तेजी से घटकर है। 98 पॉइंट की प्रीमियम घटकर 6 पॉइंट रह गई। आई डोंट नो लास्ट मिनट के एडजस्टमेंट की वजह से हुई हो जी, कि एडजस्टेड क्लोजिंग आपकी फ्यूचर्स में ज़्यादा आई होगी, कैश में स्पॉट लेवल पे नहीं, ऐसी भी कम तो नहीं है। 30,358 तो बुरी नहीं है। तो एनीवे प्रीमियम घटी है तो प्रीमियम बढ़ जाएगी आपकी। निफ्टी में भी प्रीमियम 26 पॉइंट की रहेगी तो थोड़ी बढ़ेगी। तो अगर आप 13,965 पर खुल रहे हैं, 26 पॉइंट के प्रीमियम, इसको थोड़ा और 15 पॉइंट बढ़ा दें, 40 पॉइंट के, आप 13,925 पर खुल रहे हैं पहले लेवल पे, कर लो एडजस्टमेंट आप। 13,925 अगर 13,975 खुले तो बेचना है। ओके, तो वो 50 पॉइंट देखते हैं वो कहाँ पर सेटल होता है प्री ओपन में। दोनों तरफ के मौके मिलने वाले हैं, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा सर, लिस्टिंग IRFC क्या करें? राय तो आपकी खैर लंबे समय के इन्वेस्टमेंट की थी, इसीलिए राय थी लंबे समय के लिए। पता है ये स्टॉक लिस्टिंग के लिए है ही नहीं जी। 50 पैसे मिलेंगे आपको लिस्टिंग में, 2%। मुझे लिस्टिंग पे इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर 15-20% से कम मिले तो मेरे लिए लिस्टिंग गेन वाला स्टॉक होता ही नहीं है। और कभी भी मार्केट के मूड माहौल के साथ आपको इतना तो कुशन रखना होता है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 3 साल का आपका व्यू रखिए। 26 से 27 रुपये के बीच में कहीं लिस्टिंग होगी। जिनको शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं, जो सिर्फ लिस्टिंग पर मुनाफा कमा कर निकल, या जो भी है निकलना चाहते हैं पहले दिन, वैसे भी हमने लिस्टिंग गेन के लिहाज से तो राय दी भी नहीं, इसीलिए नहीं दी थी कि हमें पता है दमदार लिस्टिंग नहीं होगी। लेकिन कोई अच्छा शेयर है तो उसको आप 1-आध रुपये ऊपर नीचे के लिए नहीं छोड़ते हैं, इसलिए आप ले लेते हैं। तो अगर गलती से लिस्टिंग के बाद अगर 25 रुपये 24 रुपये के आसपास आए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 24 रुपये के आसपास ऐड करना चाहिए, अगर इशू प्राइस के नीचे मिले आपको तो। बाकी जिन्हें लगा है आराम से रखिए, ये 1-2 साल का स्टॉक है। आपको FD से 2-1.5 गुना रिटर्न सालाना देता रहेगा। ये आराम से शांति से पैसा कमाना हो। आपको ये चाहिए कि 25 वाला 50 हो जाएगा तो ये भी नहीं होने वाला है। हाँ, ये मतलब एकदम शांति वाला काम है जिसमें रिस्क फ्री। आपको ये है कि भाई इस स्टॉक को रख के कभी आप टेंशन में नहीं आएंगे, क्योंकि न कभी रेलवे बंद होने वाली है, न रेलवे की फाइनेंसिंग बंद होने वाली है। कंपनी की परफॉर्मेंस चलती रहेगी धीमे धीमे। तो जो बिल्कुल कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं ना, कि मुझे सेफ चाहिए स्टॉक, वो लेके छोड़ दे बस, बाय एंड होल्ड। हाँ, बाकी ये लिस्टिंग पे, और जिन्होंने लगाया सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से, वो 26 रुपये का स्टॉप हो सकते हैं। 26.5 के आसपास लिस्टिंग होगी, 26.5-27 के आसपास आप बुक भी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म वाले रख के छोड़ दें। डन सर, ठीक है। तो ये है आपके लिए IRFC। लिस्टिंग ज़्यादा बड़े प्रीमियम पे नहीं होगी, पर पोर्टफोलियो के लिए बढ़िया स्टॉक है, जैसा कि अनिल जी ने आपको पहले भी बताया था। आइए और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, और साथ ही थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से भी जुड़ेंगे रिजल्ट एक्सरे के लिए। वरुण, कुशल और साथ ही देवांशी हमारे साथ तैयार है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के स्टॉक्स कौन से? देखिए, आज के सबसे बड़े ट्रिगर्स तो नतीजे हैं, क्योंकि निफ्टी की काफ़ी सारी कंपनियां, इसके अलावा FNO में भी करीब 9 कंपनियां हैं जो अपने नतीजे देगी, जिसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, डाबर, मन्नपुरम, एक्साइड, LIC हाउसिंग फाइनेंस, तमाम बड़ी लिस्ट है।
और कैश में तो लिस्ट मेरे ख्याल से 100-200 कंपनियों से ज़्यादा की है, तो काफ़ी बड़ी लिस्ट है जिनके आज नतीजे आने वाले हैं, वहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। IRFC आप लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, इसके आज लिस्टिंग होने वाली है, इशू प्राइस 26 रुपये का है। इसके अलावा 1 बजे इकोनॉमिक सर्वे पेश होने वाला है और 2:30 बजे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। IOC के नतीजे हैं और DCM श्रीराम के भी नतीजे, लेकिन साथ साथ यहाँ पे डिविडेंड, अंतरिम डिविडेंड पे भी ये दोनों कंपनी जो है वो विचार करने वाली है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। और आज से मुंबई में 95% यानी कि 95% लोकल ट्रेन जो है वो शुरू हो जाएगी, तो इसके लिए रेलवे स्टॉक सबके लिए? सबके लिए नहीं, तो ट्रेन शुरू होगी, सब जा नहीं सकते, लेकिन अच्छा, ये एक बात है। ओके। हाँ, तो जो जा सकते हैं उनके ट्रेन लिए बढ़ गई। रिलीफ है। हाँ, उनके लिए रिलीफ है। अभी कितना परसेंट चल रही, कुछ आइडिया है? 80% चल रही है। 15% रिलीफ। हाँ, मतलब समझिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ट्रेन की, करेक्ट। ठीक है। और SRF का आज इंटरिम डिविडेंड का एक्स डेट है, तो वहाँ पे 19 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड है, तो इसमें एडजस्टमेंट होगा, याद रखिएगा। नतीजों की बात करते हैं तो क्यूमेंस यहाँ पे नतीजे जो है अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। मुनाफा हमने सोचा था 170 करोड़ पे आएगा, 240 करोड़ का मुनाफा आया। मार्जिन 13.9% का अनुमान था, 16.9% पे आया, तो नतीजे अच्छे। लुपिन मुनाफे घाटे से मुनाफे में आई है ये कंपनी। पिछले साल इसी क्वार्टर में 835 करोड़ का नुकसान किया था, इस बार 438 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। अनुमान 300 करोड़ के मुनाफे का था। मार्जिन भी 11.5% से बढ़ के 19.5% पे आए हैं, लेकिन जो ग्रोथ मार्केट है वहाँ पे सेल्स 5.8% गिरी है, लेकिन ओवरऑल नतीजे इस कंपनी के काफ़ी बेहतरीन हैं। टाटा केमिकल्स जो एडजस्टेड नतीजे इसके, क्योंकि जो कारोबार इनने बेचा था उसके बाद काफ़ी सारे एडजस्टमेंट हुए, अनुमान से नतीजे बेहतर है। 91 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, मुनाफा 160 करोड़ पे आया। और मार्जिन देखिए यहाँ पे 15% के आसपास का अनुमान था, 18% पे आए हैं, तो ये भी अच्छे नतीजे हैं। इंटरग्लोब एविएशन, जैसे कि हमने आपको कल बताया था, कंपनी नुकसान करेगी, घाटा करेगी, घाटा कंपनी ने किया है, लेकिन घाटा कम हुआ है, 620 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में यानी कि Q2 में 1100-1200 करोड़ के आसपास का घाटा था। और बाकी पैरामीटर्स अगर आप देखें तो एबिटार जो है 835 करोड़ का अनुमान था, 987 करोड़ पे आया है। कंपनी की जो आय है 4880 करोड़ का अनुमान था, 4910 करोड़ पे आया है। तो अगर आप घाटा छोड़ दे तो बाकी पैरामीटर्स पे कंपनी के जो नतीजे हैं वो ठीक ठाक है। आरती इंडस्ट्रीज नतीजे अच्छे हैं, कंपनी का जो मुनाफा है उसमें करीब 15-16% के आसपास की बढ़ोतरी आई है। और एबिटा जो है वो भी बड़ा है, 23.5% से बढ़ के 24% पे आया है, जबकि अनुमान कम होने का था। वेल्सपन एंटरप्राइजेस यहाँ पे मिले जुले नतीजे हैं, मुनाफा 38 करोड़ पे आया है। मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, हालांकि अदर इनकम के चलते भी यह मुनाफा जो है थोड़ा बड़ा है। एजिस लॉजिस्टिक्स मिले जुले नतीजे, मुनाफे में करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी है, 71 करोड़ पे आया है। और मार्जिन सुधरे हैं, 5.1% से बढ़ के 7.6%। इक्विटास ठीक ठाक नतीजे हैं, NII 26% बढ़ा है, मुनाफा 18% बढ़ा है, 111 करोड़ पे आया है। NPA जो है 2.48% से कम होकर 2.27%। और केईसी इंटरनेशनल आखिरी में और एक स्टॉक है जहाँ पे ओके टाइप्स के नतीजे हैं, थोड़ी वीकनेस एबिटा में देखने मिल रहे। मार्जिन में 10.4% से गिर के 9.1% पे आए हैं, मुनाफा 145 करोड़ पे फ्लैट रहा है। ओके, तो ढेरों नतीजे आए हैं और कुछ और नतीजे और साथ ही खबरें हैं कुशल के पास। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए केईया इंडस्ट्रीज कैश सेगमेंट में और कंटिन्यू कर रहा हूं और यहाँ पर मिक्स सिर्फ नंबर्स आते हुए दिखे हैं, क्योंकि मुनाफा जो है करीब 10% बढ़ा है 80 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की मार्जिन जो है वो 10.6% से 11.1% हुई है, पर आय में 12% की गिरावट देखने को मिली है। ओरिएंट सीमेंट स्टॉक्स के बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। इनफैक्ट घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी। 6 करोड़ का घाटा था पिछले साल, उसके मुकाबले 54 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। और कंपनी की मार्जिन आप देखिए 9.7% से बढ़कर 22% की मार्जिन जो है ओरिएंट सीमेंट घोषित करता हुआ नजर आया। एंजल ब्रोकरेज स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। दोनों कंपनियों के बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिखे हैं। तो एंजल ब्रोकिंग यहाँ पर फोकस रखिए, 26% से बढ़कर करीब 34.5% की मार्जिन रिपोर्टेड है। और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है 27 करोड़ से बढ़कर 73 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 3 गुना जो है इनका मुनाफे में उछाल देखने को मिला है। कुछ खबरें हैं मेरे पास, जिसमें स्टोवक्राफ्ट IPO का फाइनल अपडेट है जो मैं आपको बताता हूं। आखिरी दिन जो है कुल 18 गुना ये IPO बढ़ता हुआ नजर आया था, जिसमें रिटेल निवेशक जो है उन्होंने 27 सब्सक्राइब किया है। वी मार्ट इन्होंने अपना कल शाम को QIP लॉन्च किया है। आप देखिए 2432 रुपये 84 पैसे प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। कल के क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 1.4% के प्रीमियम पर ये फ्लोर प्राइस तय किया गया है। अब इशू प्राइस की एक्सपेक्टेशन है कि 5% डिस्काउंट पर आता हुआ नजर आएगा। QIP के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है कंपनी की। सुंदरम म्यूचुअल फंड ने
प्रिंसिपल एएमसी का जो भारत का कारोबार है उसको खरीद लिया है 340 करोड़ में लगभग। और अगर आप देखें तो प्रिंसिपल एएमसी का भारत में जो AUM है ऑलमोस्ट 7500 करोड़ रुपए का है। टेलीकॉम स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की जो नोटिस पीरियड है उसको 1 साल से घटाकर अब 6 महीने कर दिया है। यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग 4G बैंड्स हैं कंपनियों के, वो उनका अगर 5G इकोसिस्टम डेवलप्ड है तो वो अपनी सर्विसेज जो है सितंबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर पाएंगे। तो कुशल जी, जो 4G वाले जो हैं जो 2G की तरह काम कर रहे हैं उसका क्या होगा? तो सर 5G उनको 2G से 4G में होना पड़ेगा पहले तो मतलब अगर 5G कंपल्सरी होगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं 3G 4G जैसी सर्विसेज मिलेगी। बिल्कुल। और अगर नहीं मिलेगी तो ग्राहक कम होंगे। नहीं, ग्राहक कम होकर भी कहाँ जाएंगे, एक से दूसरे में इधर उधर सब हाल तो सब जगह सेम है। पेन आपका निकल कर आ रहा है मुझे सर। ऐसा है कि घर के इस कोने में वाईफाई थोड़ा बढ़िया आ रहा है, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, सब जगह वैसे ही हाल है। चलिए, तो 5G अब 6 महीने में आ जाएगा। बिल्कुल। तो 6 महीने में सर्विसेज जो है आप अपनी नोटिस पीरियड दे के शुरुआत कर सकते हैं। और आखिरी 2 खबरें हैं मेरे पास जिसमें एविएशन इंडस्ट्रीज फोकस में रहेंगी क्योंकि अभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगी हुई है। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स है वो 28 फरवरी तक जो है अभी भी सस्पेंशन है, सस्पेंडेड है। और अंत में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, यहाँ पर इनके लिए काफी पॉजिटिव खबर आई है। एक राज्य सरकार से इनको 350 इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और अब तक जो है कंपनी ने करीब 1250 से ज्यादा बस सप्लाई जो है उनको करने का ऑर्डर मिल चुका है। तो ये एक और इनकी इलेक्ट्रिक बसेस की सप्लाई में एक ऑर्डर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर भी आपको नजर रखनी होगी। ओके, तो खबरों की तो है लंबी लिस्ट। ब्रोकरेजेस का भी आज एक्शन काफी बढ़कर आ रहा है, तो देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं आज क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे अच्छी जो रिपोर्ट आती हुई दिख रही है वो TVS मोटर्स पर है। सारे ब्रोकिंग हाउसेस इस नतीजे से काफ़ी खुश है। रिकॉर्ड हाई आप देखिए इसकी आय आती हुई दिखी थी। मार्जिन्स और कामकाजी मुनाफा काफ़ी सुधरता हुआ दिखा था और अनुमान से काफ़ी बेहतर नतीजे थे। CLSA, HSBC, साथ ही गोल्डमैन सैक्स, जेफरीज, JP मॉर्गन, ये सारे ऐसे ब्रोकिंग हाउसेस हैं जिन्होंने अपने टारगेट्स यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। साथ ही ये मान के चल रहे कि आने वाले साल में यानी कि FY21 से लेकर FY23 तक इन्होंने अपने EPS का अनुमान भी बढ़ा दिया है और इनको इनका जो कामकाजी मुनाफे का अनुमान था उससे काफ़ी बेहतर जो कामकाजी मुनाफा है वो कंपनी ने पोस्ट किया है। CLSA ने आप देखिए आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है। 525 तक के टारगेट्स थे, वहां से बढ़ाकर 600 कर दिए हैं। साथ ही गोल्डमैन सैक्स ने भी 720 से बढ़ाकर 731 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली भी 339 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। इसके अलावा मारुति, अब देखिए यहाँ पे राय बटी हुई है। क्रेडिट स्विस और गोल्डमैन सैक्स दोनों ने अपने जो टारगेट्स हैं वो घटा दिए हैं। इनका मानना है कि जो डिस्काउंट्स दिए थे इसके बावजूद अच्छे वॉल्यूम्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं और अच्छे अर्निंग्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन CLSA आप देखिए इन्होंने भी अपने जो टारगेट्स हैं वो 7000 से कम करके 6880 तक के कर दिए हैं। लेकिन क्रेडिट स्विस को इनके नतीजे थोड़े से बेहतर लग रहे हैं। इनका मानना है कि आने वाले समय में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो नॉर्मल की तरफ आती हुई दिखेगी और जो ट्रेंड है अर्निंग्स का वो भी थोड़ा सा हेल्दी रह सकता है। तो सिर्फ क्रेडिट स्विस को इनके नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, बाकी सब डाउनग्रेड करते हुए दिख रहे हैं और नतीजे जो लक्ष्य है वो भी कम करते हुए दिख रहे हैं। इंडिगो, अब देखिए नतीजे इस बार सालाना आधार पर कम ही आते हुए दिख रहे हैं और साथ ही मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स दोनों ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि जो यील्ड्स हैं इनकी वो थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं और इसी के चलते गोल्डमैन सैक्स ने अपने जो टारगेट्स हैं वो 2060 से घटाकर 1860 तक के कर दिए हैं और साथ ही JP मॉर्गन ने भी यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया है और साथ ही अपने जो लक्ष्य हैं 1530 से घटाकर 1400 तक के कर दिए हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर आप नजर रखिए जहां पे इनको नतीजे अच्छे लग रहे हैं। CLSA को इन्होंने अपने जो टारगेट्स हैं वो 1400 से बढ़ाकर 1450 तक के कर दिए हैं और मानते हैं कि कामकाजी मुनाफा इनका थोड़ा सा बेहतर आता हुआ दिख रहा है। कोलगेट पाल्मोलिव के भी नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे थे और ब्रोकिंग हाउसेस इससे खुश हैं। जेफरीज, JP मॉर्गन, क्रेडिट स्विस ने अपने जो लक्ष्य हैं वो बढ़ा दिए हैं यहाँ पे और साथ ही इनका ये मानना है कि जो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ है वो अनुमान से थोड़े से बेहतर आते हुए दिख रहे थे और घरेलू आय में भी काफ़ी अच्छी बढ़त आती हुई दिख रही है। साथ ही इंडस टावर और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, आप देखिए नतीजे इस बार थोड़े से अच्छे आते हुए दिख रहे थे। इंडस टावर पर मॉर्गन स्टैनली ने 190 तक के टारगेट्स दिए। पिडिलाइट पर भी नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट थोड़े से कॉशियस है आने वाले समय के लिए, इसी के चलते इन्होंने लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं किया। 1900 के टारगेट्स को बरकरार रखा है और परफॉर्मेंस की रेटिंग भी उन्होंने बरकरार रखी है। ओके, तो ये है वो तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको करना है फोकस नतीजों पर और लंबी लिस्ट है आज नतीजों की जो वरिंदर आपको बताने वाले हैं। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का।
तो पहले बड़ा काम कर लिया जाए। तो वरिंदर, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कीजिए बड़ी कंपनियों के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आई होप मेरा आवाज आ रहा है आपको, राइट? क्यों नहीं आएगा? आपका आवाज भी आ रहा है, बहुत आपका वीडियो भी दिख रहा है, आप चुस्त, तंदुरुस्त, खुश, एकदम फर्स्ट क्लास, मजेदार दिख रहे हैं। सर बहुत कंपनीज के नंबर्स आए थे कल, कम से कम 125 कंपनीज के नंबर्स थे। और अगर मैं कोई ऐसा कंपनी रिपीट कर रहा हूँ जो मार्केट में आ चुका है, प्लीज मुझे रोक दीजिए। मैं बड़ा कंपनी से चालू कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी से चालू कर रहा हूँ और एक लाइन बोलूंगा उनके बारे में। आई थिंक पीडीलाइट वैल्यूएशन ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, 60 टाइम्स पे ट्रेड करता है FY22, बट इसके नंबर्स बहुत ही अच्छे आए थे सर। दो नंबर्स दूंगा। एबिटा 570 करोड़ एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 640 करोड़ आया। सोचा था कि उसका जो वॉल्यूम है, कंज्यूमर बिजनेस वॉल्यूम 12 से 14% ग्रो करेगा, उसके सामने 22% ग्रो किया। इससे एक और बड़ा मैसेज क्या आ रहा है सर, कि ये जो होम बिल्डिंग थीम है ना, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत स्ट्रांग हो रही है, जो हमने एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स में भी देखा। ऑफ कोर्स वो अल्ट्राटेक वाला ग्रासिंग वाला अलग चीज था, और ग्रीन पैनल में भी देखा कि होम बिल्डिंग थीम बहुत स्ट्रांग हो रही है। दूसरा नंबर सर, फाइनेंशियल एनबीएफसीज में, लाइक फॉर मी ऑनेस्टली श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग थे सर। उनका जो डिसबर्सल है वो वाई तो 10% बढ़ा, पर क्वार्टर क्वार्टर 100% बढ़ा। नेम्स उनके 4 क्वार्टर हाई पे थे। एसेट क्वालिटी भी अच्छी इंप्रूव हुई है एज पर मी सर इस कंपनी में। और चोला एक और कंपनी है जिसमें दिखना चाहिए कि इन दोनों में अपग्रेड्स आने ही आने चाहिए, लुकिंग एट द वैल्यूएशन व्हाट दे आर। टीवीएस कितना भी महंगा बोले, कुछ भी महंगा बोले सर, लेकिन इसकी जो एबिटा मार्जिन जो थे मेरे ख्याल में दे वर द बेस्ट इन द लास्ट 15 इयर्स, और ये डबल डिजिट मार्जिन की तरफ जा रहा है सर। स्टॉक जो हमने कब से सोचा हुआ है 8.9% एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 9.5% आए। सो ये धीरे धीरे वो डबल डिजिट में जा रहा है। तो कॉस्ट कंट्रोल से इसके बहुत अच्छे नंबर आए थे। इंडस टावर जो आपने देखा सर, स्पेशल डिविडेंड तो आया, पर उसका जो नेट टेनेंसी एडिशन सर 21% बढ़ा क्वार्टर क्वार्टर, और वाई 1.7 टाइम्स बढ़ा। तो इस क्वार्टर में सर हाईएस्ट एवर टावर एडिशंस थी इंडस टावर की। सो क्लियरली वेरी सॉलिड नंबर्स, एंड दैट स्पेशल डिविडेंड इज द आइसिंग ऑन द केक। यूबीएल के नंबर सर आपको इसमें एक चीज देखना पड़ेगा। इसमें मेरे ख्याल में 23-24 करोड़ का एक नॉन रेकरिंग आइटम था, इसलिए मार्जिन आपको कम दिखेंगे। अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं सर, तो उसका 15.5 और 15.6% मार्जिन आता है, जो मेरे हिसाब से अच्छा मार्जिन था कंपेयर टू व्हाट इज द रिपोर्टेड मार्जिन। और वॉल्यूम सर क्वार्टर क्वार्टर 37% बढ़े हैं, तो इसलिए इसका नंबर अच्छा आया है। टेक्नोलॉजी इज डूइंग वेरी गुड सर, मिड कैप टेक्नोलॉजी स्पेशली। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के नंबर्स देखिए सर आप, 6.5% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर थे, 170 बेसिस पॉइंट एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट आई, और 50% इसलिए इसका प्रॉफिट बढ़ा क्वार्टर क्वार्टर। सो वेरी स्ट्रांग सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम केपीआई टेक्नोलॉजीज। कोफोर्ज के नंबर सर इन लाइन थे, कोई बहुत खास नंबर्स नहीं थे ऑनेस्टली। जैसे सोचे थे वैसे स्टॉक भी मेरे ख्याल में 15-16% करेक्ट हो चुका है, बट नॉट फॉर नंबर्स फ्रॉम कोफोर्ज। कुछ कंपनी सर स्पेशली इन द फाइनेंशियल सर्विसेज और एनबीएफसी जहां पे नंबर ज्यादा स्ट्रांग नहीं आए हैं, उसमें वो एम फाइनेंशियल आएगा। ऑफ कोर्स एक नेट लॉस आया बिकॉज प्रोविजन बढ़ गए, बट एसेट क्वालिटी भी उनकी खराब होती दिख रही है, जहां पे 7% के सामने 10% जीएनपीए आया। इवन एयू स्मॉल फाइनेंस सर, अगर आप विदाउट सुप्रीम कोर्ट डिस्पेंसेशन देखें तो उनके नंबर्स, स्लिपेजेस, जीएनपीए, एनएनपीए, एनुअलाइज्ड स्लिपेजेस ये बहुत खराब थी सर। स्लिपेजेस 23 करोड़ से बढ़ के 700 करोड़ हो गई है। अगर आप उसका जीएनपी देखें तो 300 करोड़ से बढ़ के 1000 करोड़ हो गया है। तो एसेट क्वालिटी एयू फाइनेंस की बहुत खराब थी। आरबीएल बैंक का भी सेम स्टोरी सर, एसेट क्वालिटी अंडर प्रेशर थी। इवन आप कुछ भी देख लीजिए, जीएनपीए देख लीजिए, एनएनपीए देख लीजिए, स्लिपेजेस देख लीजिए, वो क्वार्टर क्वार्टर बढ़ी है। जैसे आरबीएल बैंक का सर 234 करोड़ के सामने कुछ 1450 करोड़ स्लिपेजेस बढ़ा है। सो दे वर नॉट ग्रेट। इंडिगो सर वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। आपको मालूम है कि वाई वाई देखेंगे तो नंबर अच्छे दिखेंगे, क्वार्टर और वाई वाई देखेंगे तो नंबर खराब दिखेंगे। क्वार्टर क्वार्टर इंप्रूवमेंट हुई है, बट अभी भी आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो फॉर आईआरसीटीसी हुआ, इंडिगो हुआ, उसलिए। और लुपिन का कॉल है सर सुबह 8 बजे, तो आई थिंक उसमें ज्यादा अपने को मिलेगा कि किस तरीके से नंबर्स, किस तरीके से मैनेजमेंट कमेंट रही है। सो बेटर टू कमेंट आफ्टर द कॉल। ठीक बात है। अच्छे रिजल्ट्स और जहां वैल्यूएशन सस्ते हैं, बहुत महंगे नहीं, वो बताएं सर। मिड कैप टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बोला, केपीआईटी के नंबर्स अच्छे आए थे, उस तरीके से परसिस्टेंट के नंबर्स भी अच्छे आए हैं सर। स्टॉक कुछ 25 टाइम पे ट्रेड करता है टीटीएम पे। एबिटा 10% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर था, प्रॉफिट 20% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर था, तो अच्छे नंबर्स हैं परसिस्टेंट के। मोतीलाल ओसवाल सर ऑनेस्टली एक असमंजस स्टोरी है मेरे लिए। मार्च के पहले ये स्टॉक 800 का होता था, अभी ये 600 सवा 600 के आसपास है, तो अभी तक भी वो प्राइस पे गया नहीं है। नंबर स्टॉक दिख रहे हैं, दिस वाज द हाईएस्ट एवर
क्वार्टरली रेवेन्यू या प्रॉफिट रिपोर्टेड बाय द कंपनी, ये 20 टाइम पे ट्रेड करता है सर। आप तो नंबर्स आप किसी भी एंगल से देखें, ब्रोकिंग में देखें या फिर फंड बेस्ड एक्टिविटीज में देखें, तो उसके नंबर बहुत अच्छे आए थे। रूट मोबाइल के सर नंबर्स कल आगे थे, मार्केट आज में स्टॉक 10% नीचे था, बट कॉल हमने सुना, कॉल वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव। मार्केट को थोड़ा सा कंसर्न था कि उनके ग्रॉस मार्जिन कम हो रहे हैं। मैनेजमेंट ने पूरा क्लेरिफाई किया कि अभी रीजन वाज कि उनका एक डीएलटी होता है, उसके कारण थोड़े से मार्जिन नीचे आए एंड उनको बहुत बड़े क्लाइंट्स मिले और उनका जो नॉर्मल रन रेट है ग्रॉस मार्जिन का वो अगले क्वार्टर से आ जाएगा। सो देयर इज नथिंग टू वरी इन दैट। आई थिंक 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट का टारगेट है that the company could do this year. I will not touch on Laurus and Granules और Radico Khaitan because उनके नंबर्स आ चुके थे और बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, सस्ते स्टॉक्स हैं। BEL पे मैं बात करूंगा सर, उनके नंबर्स अच्छे आए थे, EBITDA 30% ऊपर था, अभी भी 15 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 15% मार्जिन से 19% मार्जिन आए हैं BEL के। सो दिस इज वन कंपनी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू देम। और छोटे स्टॉक्स में सर 3 स्टॉक्स हैं, एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो आपके चैनल पे मैं बात भी कर चुका हूँ। ये वाई देखिए, क्वार्टर देखिए, इसके नंबर्स अच्छे आए हैं। EBITDA 100% ऊपर था, प्रॉफिट 150% ऊपर था एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का। LG बालाकृष्णन अगेन सर, मिड कैप ऑटोमोटिव कंपनी, ऑटो एंसिलरी कंपनी, EBITDA 65% ऊपर था, प्रॉफिट 90% ऊपर था। 15 टाइम पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और सर एक NGL फाइन कैम है जो हर क्वार्टर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग नंबर्स दे रहा है। 770 करोड़ का मार्केट कैप है, बट अगर आप देखिए वाई और क्वार्टर नंबर्स आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट था वाई से 18 करोड़ का हो गया, क्वार्टर से भी 16 करोड़ से 18 करोड़ हो गया है। सो वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम देयर। और 2-3 कंपनीज और है सर, विसाका और एमपीएस। विसाका 800 टाइम पे ट्रेड करता है सर, इस बार EBITDA 100% ऊपर था और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 गुना था। जो रिजल्ट्स ठीक हैं लेकिन महंगे वैल्यूएशन वाले और साथ ही कुछ कमजोर रिजल्ट्स इस लिस्ट में कौन से हैं? सर जैसे मैंने बोला कि व्हाट मैसेज पीडीलाइट इज गिविंग यू इज दैट होम बिल्डिंग एज अ सेगमेंट यू हैव टू लुक एट। उसी तरीके से सर ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के नंबर्स आपको बता रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स इज अ स्पेस जो आपको देखनी चाहिए। ब्लू डार्ट के नंबर सर, आई थिंक आफ्टर सो मेनी क्वार्टर्स मैंने देखा है कि आफ्टर क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये क्वार्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, कि उनके नंबर्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं सर। 16% मार्जिन से 24% मार्जिन ये कंपनी आ गई है। 32 करोड़ का लॉस था, अभी 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। इवन लास्ट क्वार्टर 40 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप देखिए कि नंबर्स कितने स्ट्रॉन्ग क्वार्टर इंक्रीज हो रहे हैं। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द लॉजिस्टिक्स स्पेस। एक्सपेंसिव है बट नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सुदर्शन केमिकल सर 30 टाइम्स पे ट्रेड करता है, बट नंबर्स बहुत अच्छे थे, प्रॉफिट 40% ऊपर था सुदर्शन केमिकल्स का। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज अगेन सर, नंबर्स बहुत अच्छे थे, 1 करोड़ का लॉस के सामने 17 करोड़ का प्रॉफिट था। इवन क्वार्टर 12 करोड़ था, 12 करोड़ के सामने भी इन्होंने बहुत अच्छा किया। एक्सपेंसिव स्टॉक है। और IFB इंडस्ट्री सर, अगेन they reported very very strong set of numbers, both YoY quarter प्रॉफिट 70 करोड़ का दिया वर्सेस 15 करोड़, और क्वार्टर 32 करोड़ से 70 करोड़ हुआ, बट एज आई सेड इट्स एन एक्सपेंसिव स्टॉक, सो गुड नंबर्स बट एक्सपेंसिव। परफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, ये तमाम रिजल्ट्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए और पूरा विश्लेषण देने के लिए। आइए शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश बंसल, कुणाल सरावगी, सुमित बगड़िया, सच्चिदानंद उत्तेकर, सिद्धार्थ सैदानी साहब और साथ ही शुभम अग्रवाल जी। आप सबका स्वागत है। आइए कुछ स्टॉक्स पर शुरुआत करते हैं जहां पर आज एक्शन भरपूर रहने वाला है। और सबसे पहले रिलायंस, जरा एक बार इसके चार्ट्स पर राय दीजिए सचिन जी। कल इसने रिकवरी के थोड़े संकेत दिए लेकिन आखिरी मिनटों में फिर कमजोर होता हुआ दिखा। क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है और क्या बाजार की आज की रिकवरी में रिलायंस की लीडरशिप आ सकती है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। जिस तरीके से रिलायंस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 1850 से एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा और क्लोजिंग बेसिस एंड इंट्राडे के लिहाज से भी। अगर ये पर्टिकुलर लेवल डिफेंड हो जाता है तो पिछले 5 दिनों से जो गिरावट है उसके वजह से एक छोटा सा नॉमिनल बाउंस बैक जरूर आ सकता है। बट ऑन द हायर साइड जिस तरीके से डेटा यहाँ पर शेपअप हुआ है, मुझे लग रहा है 1980 1950 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्ट हो चुका है। सो वो पर्टिकुलर लेवल निकलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एंड जिस तरीके से इसके शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स है, मुझे लग रहा है ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि ये ब्रेकडाउन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज देखा जा सकता है। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो लॉन्ग्स नहीं करने चाहिए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 1950 1980 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एंड ऑन द लोअर साइड 1850 एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये आपके लिए राय रिलायंस पर आती हुई।
टाटा केमिकल्स, सिद्धार्थ जी इस पर राय दीजिए। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है इस कंपनी की नतीजों के लिहाज से, और आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था। रेवेन्यू, आय, कामकाजी मुनाफा, मार्जिन सब कुछ मजबूत। बताएं सर क्या करना है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल एकदम एक्सपेक्टेड लाइंस, और मैं मानता हूं कि एक्सपेक्टेड लाइंस से भी बेहतर आए हैं टाटा केमिकल के नतीजे, और आने वाले क्वार्टर्स में भी बहुत अच्छे रहेंगे, स्पेशली ऑन द मार्जिन फ्रंट। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में मार्जिन में भी और भी एक्सपेंशन दिखने मिलेगा हमें, बिकॉज ऑफ जिस हिसाब से इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया अपने बिजनेसेस को। टाटा केमिकल रिटेल बिजनेस चला गया, टाटा कंज्यूमर के साथ होलसेल बिजनेस जो है वो टाटा केमिकल के पास रह गया। तो ये जो सेग्रीगेशन किया गया है, इससे बहुत मजबूती रहेगी। हम अभी भी पॉजिटिव है टाटा केमिकल पे, हालांकि हमारे टारगेट प्राइस के रिवीजन की वेट करनी पड़ेगी, बट पॉजिटिव है टाटा केमिकल। ओके, पॉजिटिव है टाटा केमिकल्स पर, टारगेट रिवाइज करेंगे। टीवीएस मोटर्स, जरा इसके चार्ट्स देखिए शुभम जी। मेरे ख्याल से आज के सबसे बेस्ट रिजल्ट्स और सबसे बेस्ट अपग्रेड्स में टीवीएस मोटर्स है। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स और बेहतरीन अपग्रेड्स ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। भागेगा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। बिल्कुल मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर का डेटा पॉइंट जिस तरह से प्लेस्ड है पिछले कुछ दिनों का, अगर हम डेटा पॉइंट देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन नहीं दिखा बाजार में करेक्शन होने के बावजूद। और पिछला अगर आप 3-4 दिन का डेटा पॉइंट देखेंगे तो आपको नेट इस डेटा पॉइंट में लॉन्ग दिखेंगे। तो ये इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि अभी भी ट्रेंड इसमें पॉजिटिव है और बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो खरीदारी की राय है यहाँ पे 515 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मुझे लगता है कि 555 से 560 तक का टारगेट, अगर इसको 1 से 2 दिन का समय दिया जाए तो 560 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखने चाहिए। ओके, यूबीएल, बंसल जी जरा इसके चार्ट्स देखिए। कमजोर नतीजे रहे, आय में 11% की गिरावट, कामकाजी मुनाफा 21% गिरा है, मार्जिन भी हमारी उम्मीद से थोड़े कमजोर रहे। क्या और कमजोरी के संकेत हैं चार्ट्स पर? देखिए अनिल जी, चार्ट पे तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 1273 का, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 1273 के नीचे निकल के अगर सस्टेन करता है तब डेफिनेटली यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगी। तो जिनके पास है 1273 का स्टॉप लॉस लगाएं। 1273 के लेवल्स टूटेंगे, उसके नीचे शॉर्टिंग की राय होगी। ओके, 1273 इसके नीचे जाए तो ही शॉर्ट करें, अदरवाइज रुकें, कोई चिंता की बात नहीं। सुमित जी, आरबीएल बैंक भी देखिए, इसके रिजल्ट्स जो आए हैं वो अनुमान से कमज़ोर दिख रहे हैं। हालांकि एसेट क्वालिटी में थोड़ा सुधार दिखा है, लेकिन प्रोविजनिंग बढ़ी है और बाकी मुनाफे का आंकड़ा हमारी उम्मीद से थोड़ा सा कम आया है। क्या लेवल्स, क्या रेंज है इसके लिए और क्या करना चाहिए? जी अनिल जी, पिछले 7 से 9 दिनों में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है और स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हुआ है। स्टॉक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 225, 221, 225 के आसपास है, यानी 221, 225 का लेवल ऊपर में टूटता है तो उसके बाद बाय में बैठना है। जब तक वो लेवल नहीं टूटता है तब तक वेट एंड वॉच करना है, साइडलाइंस में रहना है। और नीचे में अगर स्टॉक ने 210, 208 के लेवल तोड़ दिए, 210, 208 के लेवल, तो फिर स्टॉक में 200 रुपए से लेके 195 रुपए तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। तो नीचे में सपोर्ट 208, ऊपर में रेजिस्टेंस 221, इधर साइड ब्रेकआउट हमको इसके अंदर मूव देखने को मिलेगा। तो इन लेवल्स को क्लोजली वॉच करें और अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आरबीएल बैंक पर। कुणाल जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट माफ कीजिएगा, इसके रिजल्ट्स भी देखिए, कमजोर दिख रहे हैं। मुनाफा 17% घटकर आया है, मुनाफा थोड़ा सा बेहतर आया है हमारे अनुमान से, और प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़ी है, वो चिंता की बात है। एसेट क्वालिटी में कोई खास सुधार है नहीं, हालांकि स्टॉक नतीजों से पहले कल बाजार के साथ कमजोर हो चुका है। तो क्या लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट और क्या करना चाहिए? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी देखिए 1104, 1105 जो लेवल हैं ये स्टॉक के लिए काफी मजबूत एक सपोर्ट लेवल था, और कल भी हमने देखा इन्हीं लेवल से बाउंस आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ऑलरेडी 2-3 दिन से गिर रहा है, तो मुझे लगता है अनिल जी देखिए 1105 के नीचे जैसे ही स्टॉक जाएगा, इसमें आपको एक सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत मुमकिन है कि आपको 1032, 1033 के लेवल्स देखने को मिले। वहां पर बड़ा मजबूत सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम डाउनसाइड 1033 तक होनी चाहिए। 1105 के नीचे स्टॉक कमजोर होगा, और यह भी मुमकिन है कि इंट्राडे में स्टॉक इन लेवल्स के नीचे जाए, लेकिन बंदी फिर अंत में 1105 के ऊपर ही हो जाए। ओके,
1105 ये है लेवल आपके लिए क्लोजिंग के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर करिए फोकस। एक और स्टॉक बंसल जी आपका फेवरेट रहा है मोतीलाल ओसवाल, और यहाँ पर नतीजे बड़े स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखे, मजबूत नतीजे आए हैं, सारे ब्रोकरेजेस के आ भी रहे हैं, दमदार हैं रिजल्ट, बताएं खरीदने का मौका है कुछ? देखिए यहाँ पर एक अहम सपोर्ट है, स्टॉक ने बिल्कुल भी अभी तक रैली नहीं ली है, और अहम सपोर्ट है 595 596 का एक अहम सपोर्ट है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 604 के अराउंड की क्लोजिंग है, और यहाँ पर 594 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। 594 एक डबल बॉटम भी है, और शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ बैठते हैं 640 से 650 का जोन। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त मोतीलाल ओसवाल पर। सुमित जी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके भी रिजल्ट आए, रिजल्ट ठीक है, बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब नहीं, स्टेबल परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल से कल परसों में आपकी बाइंग की कॉल थी, एक बार जरा अपडेट दें सर। अनिल जी, स्टॉक भी चार्ट्स के ऊपर ठीक लग रहा है, स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से बाउंस और बाइंग देखने को मिला है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, जिसमें जो रेंज बनी हुई है स्टॉक की वो नीचे में 37-38 रुपए की बनी है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बना है वो 42 रुपए के आसपास बना है। यानी जब ये रेंज को निकालेगा, 42 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर 45 रुपए से लेकर 48 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। मेरे को लगता है जल्दी ही ये ब्रेकआउट आएगा और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है वो होल्ड करें, 42 का इमीडिएट टारगेट होगा, 42 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 45 से 48 रुपए तक के 45 से 48 रुपए तक का मूव इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिल सकता है। ओके, ये है आपके लिए राय इक्विटास पर। एक और स्टॉक है सिद्धार्थ जी आपका फेवरेट, सुदर्शन केमिकल, मेरे ख्याल से कल परसों आपने एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में भी दिया था जहां तक मुझे याद है, इसके रिजल्ट बड़े तगड़े आए हैं। आपके तो सारे केमिकल कंपनियों की चांदी चल रही है, 20% रेवेन्यू बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा 26-27%, मार्जिन 16% के आसपास पहुंच गए, और मुनाफा भी 38% बढ़कर आया है। बताएं सर, इसके टारगेट्स कुछ रिवाइज करेंगे? जी, टारगेट तो 585 ही रहेगा, बिल्कुल सही। कल एसपीएल मिड कैप में हमने रेकमेंड किया था। सबसे बड़ी चीज अनिल जी, Q3 के जो नतीजे होते हैं तीसरी तिमाही के, वो जनरली कमजोर होते हैं सुदर्शन केमिकल के, बट इस बार ये क्वार्टर में जिस हिसाब से हमें बाउंस बैक दिख रहा था पिगमेंट्स वगैरह में जो डिमांड थी, मुझे लग रहा था कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, और नतीजे वैसे ही आए जैसे एक्सपेक्टेड थे। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है पिगमेंट और निश पिगमेंट स्पेस में, लीडर है अपने स्पेस का, बिल्कुल आप बरकरार रख सकते हैं अपनी खरीदारी 585 के टारगेट। ओके, तो बरकरार रखें 585 का टारगेट सुदर्शन केमिकल के लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से।